हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आशा करता हूँ आपने मेरा ग्लॉस्टर एक्सीडेंट का पहला हिस्सा पार्ट 1 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी और बाहर से दिखने में क्या क्या डैमेज हुआ था। आज हम लोग इस वीडियो में रिपेयर के टाइम पे इंटरनल डैमेज की फ़ोटोज़ देखेंगे और इंटरनल डैमेज को इवैल्यूएट करेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसा रहा, कितना फ़ाइनल कॉस्ट आया, मुझे कितना अपनी जेब से देना पड़ा। और हम लोग आज ये भी देखेंगे कि चेंज किए हुए हिस्सों की और पेंट की क्वालिटी कैसी थी, और फाइनली कौन कौन से हम हिस्से रीयूज़ कर पाए हैं, दोबारा यूज़ कर पाए हैं, और कौन कौन से हिस्से हमें बदलने पड़े। साथ ही हम लोग इसमें एमजी के रिपेयर एक्सपीरियंस की क्वालिटी रिव्यू करेंगे, और साथ ही ये देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगा। मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा कि टोटल मुझे इस रिपेयर प्रोसेस में कितना टाइम लगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिपेयर था। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कॉस्ट एस्टिमेशन के टाइम का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का टेल गेट, बम्पर वगैरह सब निकाल दिया गया है। यहाँ पर आपको पीछे की बॉडी में डैमेज साफ दिखाई दे रहा है। एक वर्टिकल लाइन में डैमेज अंदर की तरफ प्रोपोगेट हुआ है, जहाँ पर डिक्की डोर मुड़ा था, ठीक उसी के आगे। और इसके बम्पर में भी आप ये डैमेज देख सकते हैं हल्का, जो मिडिल की तरफ एक लाइन दिख रही है, वो उसमें उसके अंदर डैमेज हुआ है। हालांकि बम्पर पे इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, बम्पर पे खाली लेफ़्ट साइड में बम्प दिख रहा है, जहाँ पे 2 सेंसर्स चेंज हुए हैं। अब आपको अगर मेरा पुराना वीडियो याद हो तो उसमें आप देख सकते हैं डोर, डिक्की डोर बेंड है, जहाँ पर ठीक उसी के नीचे मैंने दिखाया था कि अंदर छोटे से 2 डैमेज नज़र आ रहे थे, अंदर 2 डेंट नज़र आ रहे थे छोटे से। ये जब निकाला था मैंने रबर ट्रिम, आप जैसे देख सकते हैं। तो ये डैमेज बाहर से तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा था। अब अगर हम इसके इंटरनल फ़ोटोज़ को देखें तो उसमें मैंने 3 पार्ट मेंशन किए हुए हैं, पार्ट 1, 2 और 3। इसमें से पार्ट 1 है जो ऊपरी कवर है, डिक्की, जिसमें डिक्की का प्लास्टिक वगैरह फिट होता है। पार्ट 2 और 3 है जिसमें कि रियर बम्पर और सारे सेंसर्स फिट होते हैं। पार्ट 3 दोनों चेज़ेस को आपस में जोड़ता है। इन तीनों पे आप एक वर्टिकल लाइन में इम्पैक्ट साफ देख सकते हैं, जहाँ पे तीनों बेंड हो गए हैं। इन तीनों पार्ट्स पे ही सबसे ज़्यादा डैमेज भी हुआ है, और इन तीनों पार्ट्स का कॉस्ट भी एक्चुअली फाइनल बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये तीनों करीब 3.25 लाख के आसपास पड़े हैं चेंज करने के लिए। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हालांकि साइड बम्पर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर क्योंकि वो पीछे के बम्पर से फ्यूज्ड है तो वो भी चेंज करना पड़ा इस केस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर हटाने के बाद कैसा दिख रहा है। यहाँ पर टेल लाइट्स भी रिमूव कर दी गई हैं, हालांकि वो रीयूज़ हुई हैं। 2 सेंसर्स भी हमें चेंज करने पड़े हैं इस एक्सीडेंट में। कुछ इस तरह से दिख रहे हैं दोनों सेंसर्स। एक को आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूट चुका है, और दूसरा फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और इस तरह से दिखता है जो सेंसर पूरी तरह सही सलामत होता है। और ये वायरिंग हार्नेस भी चेंज करनी पड़ी है। ये वायरिंग हार्नेस सारे सेंसर्स और पीछे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को आपस में जोड़ती है। सर्विस सेंटर वालों के हिसाब से इसमें खाली 2 सेंसर्स का एंड्स नहीं चेंज किया जा सकता था, इसलिए पूरी वायर चेंज करनी पड़ी है। अब ये थोड़ा सा अजीब है। इसका कॉस्ट ही अराउंड 26,000 रुपये के आसपास है। उसके अलावा ये टेल गेट का मेटल पार्ट, ग्लॉस्टर बैजिंग, क्रोम गार्निश, प्लास्टिक बम्पर, उसके नीचे का शाइनिंग बम्पर, ये फेक एग्जॉस्ट, और ये प्रोटेक्शन रॉड पीछे वाली, और फॉग लैम्प, ये सभी कुछ चेंज हुआ है। ग्लॉस्टर में वैसे तो क्वाड एग्जॉस्ट हैं, पर एक्चुअली ये ड्यूअल एग्जॉस्ट हैं। दोनों तरफ इस तरह के एग्जॉस्ट लगे होते हैं, और उनके ऊपर सिर्फ एक फेक शो पीस लगाए होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। ये सिर्फ एक टिन का बनाया हुआ पीस है। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ मेरे लिए यही रही पूरे इंसिडेंट में कि इसकी प्राइसिंग भी 34,000 है। अब ये देख सकते हैं, ये सिर्फ एक टिन का मोल्ड है, मेटल का मोल्ड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर डोर का एक सेंसर है, वो चेंज किया गया है, क्योंकि उसमें से एक तार निकल गई थी जो वापस फिट नहीं की जा सकती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। और फॉग लैम्प भी चेंज किया गया है, क्योंकि वो टूट गया था अपने जॉइंट से। आपको दिख रहा है राइट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ क्लियरली इसमें। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा इंश्योरेंस नील डेप्रिसिएशन नहीं था। कंपनी से अगर मैं इंश्योरेंस लेता
तो जैसे कि आप इस कॉस्ट शीट में देख सकते हैं, मुझे इंश्योरेंस करीब 1,80,000 का पड़ता, और मैंने इंश्योरेंस बाहर से लिया था पॉलिसी बाज़ार से, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, जिसमें रिटर्न टू इनवॉइस इंक्लूडेड था बट नील डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं था। तो ये मुझे पड़ा था 77,000 का, और ये एमजी के साथ इसका कैशलेस टाइप भी नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक पार्ट्स के चेंज होने पर मुझे 50% पे करना पड़ता, और मेटल पार्ट्स का ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली 6 महीने तक मेटल पार्ट्स का ज़ीरो डेप्रिसिएशन रहता है। सो इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 5.5 से 6.5 लाख के बीच में वेरी कर रहा था। और फाइनल शीट में जैसे आप देख सकते हैं, हमारे फाइनल डिस्कशन के बाद कुछ चीज़ें मैंने कैंसिल करवा दी चेंज करने से, जैसे कि टेल लाइट जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगी चेंज करने की, वो एग्री कर गए। पर कुछ पार्ट्स जो रीयूज़ हो सकते थे मेरे हिसाब से, जैसे कि वो सेंसर जिसमें एक तार वापस लगाना था, वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों उन्होंने चेंज नहीं किया। और उसी हिसाब से जो पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, जैसे कि वो फेक एग्जॉस्ट, मैंने उनसे पूछा कि फेक एग्जॉस्ट इतना कॉस्टली क्यों है, मेरी एमजी से बात करवा दीजिए। पर मेरी एमजी से तो कोई बात नहीं हो पाई, और सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि दे आर हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकते, एमजी का प्राइस है ये। तो आप ये खुद ही जज कर लीजिए कि ये पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव होने चाहिए या नहीं। आपके सामने मैंने शीट लगाई है, इसमें मैंने रियर के सारे पार्ट्स का प्राइस दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो पार्ट्स मेरी गाड़ी में चेंज हुए हैं उनके प्राइसेस मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं इस फ़ोटो में। तो जो रियर डोर का फ्रेम है वो 35,000 का चेंज हुआ है इंक्लूडिंग पेंटिंग। और सबसे ज़्यादा इसमें जो शॉकिंग है वो है जो नीचे का शाइनी बम्पर है 46,000 का, और फॉग लैम्प 4,000 का, तो दोनों मिला के 50,000 के हैं। और फेक एग्जॉस्ट 34,000 का है यहाँ पर। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बाइक ने पीछे से आपकी गाड़ी को टच कर दिया तो आपका रियर शाइनी बम्पर, जो नीचे वाला डार्क बम्पर दिख रहा है, वो टूटेगा, और टेल लाइट अगर और फॉग लाइट अगर टूट जाती है तो दोनों को चेंज कराने का खर्चा आपका 50,000 आएगा। तो इसी के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको इसमें रियर गार्ड डेफिनेटली लगवाना चाहिए। जिसने भी ग्लॉस्टर ली है उसको रियर गार्ड डेफिनेटली इज़ अ मस्ट, ताकि कम से कम आपका 50,000 का खर्चा बच जाए। इसी सब रिसर्च के बीच मेरे पास नोएडा के एक ग्लॉस्टर के एक्सीडेंट का केस आया था। एक भाई के ग्लॉस्टर का फ्रंटल कोलिजन हो गया था। अब देखिए उसको सर्विस सेंटर वालों ने कितना बिल बना के दिया था। जी हाँ, 23 लाख का बिल उसको बना के दिया था। अगर मैं देखूं तो मेजर कंपोनेंट जो चेंज हुए थे इस गाड़ी में, उसका पूरा चेसिस बदलना पड़ रहा था 4.5 लाख के आसपास। चेसिस को चेंज करने की कॉस्ट अबाउट 80,000 ले रहे हैं वो लोग, और 2 लाख का डैशबोर्ड की वायरिंग, एयरबैग वगैरह, इसमें सब कुछ चेंज हो रहा है। तो टोटल मिला के उसको 23 लाख का बिल दिया है। तो अब ये आप देख रहे हैं ग्लॉस्टर की प्राइस डिटेल्स। तो जब ये गाड़ी रोड पे 45 लाख की बिकती है कर्नाटका में, तो कंपनी इसको 24 लाख की बेचती है। एक्चुअली दैट मीन्स कि कंपनी के पास अराउंड 24 लाख जाता है। हालांकि अब इसका प्राइस कंपनी ने अबाउट 1.3 लाख बढ़ा दिया है, तो अब ये 25-30 के आसपास कंपनी के पास जाएगा, पर उस समय 24 लाख के आसपास कंपनी के पास जा रहा था। और इसका मतलब ये हुआ कंपनी के लिए मेकिंग कॉस्ट इससे भी कम होगी। तो अब इस कॉस्ट के साथ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये इसमें एमजी का कोई स्पेशल नहीं है डिफरेंस, सारी गाड़ियों के साथ ये होता है। जितनी जो गाड़ी की कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली उसमें इसी रेशियो में कंपनी का सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। बट अब ये जो कंपनी को 24 लाख से कम पड़ रही है बनाने में गाड़ी, उसकी रिपेयर कॉस्ट किसी के लिए 23 लाख कैसे कोट हो सकती है? जिस गाड़ी का रियर का लेस देन 10% हिस्सा इम्पैक्ट हुआ है, लेस देन 5% हिस्सा इम्पैक्ट हुआ है, उसकी रिपेयर कॉस्ट 6.5 लाख कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ थोड़ा मुझे समझ में नहीं आई है। अगर आप एमजी के पास जाते हैं, एमजी से बात करते हैं, तो ज़रूर आप इस पर पूछिए कि ये कैसे हो सकता है। पॉसिबली अगर हो सके तो आप उनसे आप प्राइस ब्रेकअप मांगिए सारे पार्ट्स का, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉस्ट शीट और उस भाई की कॉस्ट शीट में से काफ़ी सारे पार्ट्स उठाए और उनको मैंने अलीबाबा पे सर्च किया। अलीबाबा चाइना की कंपनी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये सारे पार्ट्स, कुछ पार्ट तो सही रेट लगाए हैं कंपनी, जैसे कि टेल लाइट जो कि अबाउट डबल दाम पे बेची जा रही थी, विच इज़ फाइन, इंपोर्ट वगैरह मिला के ऐसा हो जाता है। बट कुछ पार्ट्स शेयर 25x 15x इतने टाइम्स कॉस्ट पे बेचे जा रहे थे। जैसे कि आप अब देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सेंसर है, डोर क्लोजर सेंसर, और इसी में रियर डोर जब आप बंद करते हैं तो इसी में लॉक होता है, रियर डोर फंसता इसी के अंदर है। इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं कंपनी ने मुझे अबाउट 30,000 कोट किया है, और ये चाइना में देखिए आप कितने का बिक रहा है, आपके सामने है।
हालांकि ये पार्ट मुझे चेंज नहीं कराना पड़ा, ये रीयूज़ हो गया। अब वैसे ही आपके सामने ये MG की ग्रिल है। चाइना में मैक्सस की ग्रिल मिलती है जो वहाँ पर 5,000 बिकती है, और इंडिया में आपने देखा ये करीब 15,000 की कोट की जा रही है कंपनी के द्वारा, विच इज़ ओके। और ये उसी तरह से ये टेल लाइट, ये फॉग लैंप है जो कि 1100 का चाइना में मिल रहा है, और मेरे कोटेशन में इसका प्राइस 3,500 4,000 के आसपास है। तो ऐसे ही मैंने कई पार्ट सर्च किए, और कई पार्ट्स में मैंने पाया कि प्राइसेस वर डिसेंट, और कई पार्ट्स में प्राइसेस अनएक्सप्लेन्ड हाई थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 16x 15x इस तरह के प्राइस जस्टिफाई नहीं होते किसी भी तरीके से। तो अब ये है फाइनल कॉस्ट जो मुझे पड़ा आफ्टर दिस होल रिपेयर प्रोसेस, ये था 6,57,000, और इसमें से इंश्योरेंस ने पे किए हैं 5,41,000, और मुझे अपनी जेब से देने पड़े हैं करीब 1,16,000, जो कि मेरी कैलकुलेशन से काफ़ी कम था। तो इस पार्ट से मैं खुश हूँ। तो अब हम इसका रिपेयर प्रोसेस देखते हैं। किसी भी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है, फ्रंटल या रियर कोलिजन होता है, तब उसका चेज़िस भी देखा जाता है। कई बार उसका चेज़िस कॉम्पैक्ट हो जाता है, और गाड़ी के एक्चुअल बैलेंसिंग के लिए उसका चेसिस वापस पुल करना ज़रूरी होता है। ये लगभग नॉर्म है आजकल की गाड़ियों में, हर गाड़ी में होता है। तो इसमें भी गाड़ी को लेकर वो लोग पुलिंग सेंटर गए थे, और वहाँ पे ये फ़ोटोज़ आप वहाँ की देख सकते हैं। इनको काफ़ी दिन लगे गाड़ी का डायमेंशंस मंगवाने में MG से, बट डायमेंशन आने के बाद जब उन्होंने फाइनली पुलिंग की तो वो हार्डली एक 1 या 2 mm की करनी पड़ी थी। इससे पता चलता है गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लॉस्टर का रियर टेल गेट रिमूव कर दिया गया है। इसमें डैमेज साफ दिखाई दे रहा है, और ये रियर विंडशील्ड रीयूज़ किया गया है। ये इसमें से टेप निकाल करके वापस से नए टेल गेट में लगा दिया गया था। अब पर इसमें जो सारी ग्लॉस्टर की बैचिंग, इंटरनेट इनसाइज 4 व्हील ड्राइव की बैचिंग, वो सब ख़राब हो चुकी है। ये नया टेल गेट आप देख रहे हैं, फिट करके दिखा जा रहा है कि ठीक से फिट हो रहा है। सब अलाइनमेंट, टेल लाइट्स वगैरह यूज़ की गई हैं, उनका अलाइनमेंट सही से हो रहा है या नहीं। इसके बाद ये पेंट के लिए जाता है। उसके बाद ये अब आप इस फ़ोटो में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंट के लिए रेडी है। ये कॉर्ड्स या रस्सियों के थ्रू, बहुत पतली रस्सियों के थ्रू लटकाया गया है। अब इसमें स्प्रे पेंटिंग होगी। पेंट की क्वालिटी मैं आपको गाड़ी के वॉक थ्रू में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर के जो 3 डैमेज पार्ट थे, पार्ट 1, 2 और 3 जो मैंने मेंशन किए थे, वो कट हो चुके हैं। अब इनकी जगह नए पार्ट्स लगाए जाएंगे। आपके सामने नए पार्ट्स रखे हुए हैं, यही 1, 2, 3 पार्ट्स हैं जो लगाए जाएंगे गाड़ी में। अब यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट 1 और 2 फिट कर दिया गया है इसमें, पर ये किसी सफ़ेद पेंट कॉर्नर पे किया जाता है वेल्डिंग के बाद। अब ये अगर आपको पता है कि ये क्या होता है और क्यों करते हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए। अब ये तीनों पार्ट लगे हुए हैं साथ में। सबसे नीचे वाले जो पार्ट नंबर 3 है वो चेसिस के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ता है। उसके लिए आप देख सकते हैं वो कॉर्नर के साथ वेल्ड किया गया है। इसी पार्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर सारे सेंसर्स और रियर बम्पर फिट होते हैं। एक चीज़ मुझे वर्कमैन ने, सर्विस जिन्होंने की है, जिन कारीगरों ने बताया कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। जो तीनों पार्ट्स चेंज किए गए हैं ये बहुत हैवी थे, ये मैंने भी वहाँ देखे थे, काफ़ी स्ट्रांग है ये। उन्होंने बताया कि अगर ये हेक्टर होती गाड़ी और यही इम्पैक्ट हुआ होता तो शायद आधी हेक्टर चली जाती। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उन्होंने बताई कि काफ़ी स्ट्रांग है, और काफ़ी हद तक डैमेज इसके रियर गार्ड ने ले लिया था। इसकी वजह से अंदर भी काफ़ी इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर ये उसके अलावा जो चेंज किए गए पीसेस हैं ये भी काफ़ी स्ट्रांग थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक डैमेज ले लिया। क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी डिसमेंटल्ड है तो मैं आपको ये एंगल से फ़ोटोज़ भी दिखा देता हूँ। ये रियर का राइट साइड का पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर AC डक्ट्स और सीट बेल्ट और इंटरनल्स कैसे हैं, और ये रियर लेफ़्ट साइड का पार्ट है। इधर आप स्पीकर और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो गाड़ी अब यहाँ पे पूरी तरीके से बन चुकी है। रीपेंट वगैरह हो चुका है इसका, रियर बम्पर वगैरह, और अब इस पर सिर्फ एक्सेसरीज़ लगाने बाकी हैं। इसको इस समय मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने गया था, उसके बाद ही एक्सेसरीज़ फिट की गई थी, जैसे रियर गार्ड और कॉर्नर प्रोटेक्टर वगैरह।
एक चीज़ जो मुझे डिसाइड करने का मौका मिला इस दौरान में, वो था बैजिंग के बारे में। कई लोग रियर की सारी बैजिंग हटवाना चाहते हैं, तो मुझे भी मौका मिला और मैंने यहाँ पर इंटरनेट इनसाइड और 4 व्हील ड्राइव बैजिंग तो मुझे डेफिनेटली हटानी थी, वो तो मुझे नहीं चाहिए थी, ये क्लियर था। बट इस तरीके से जब मैंने गाड़ी को देखा तो मुझे लगा कि रियर थोड़ा ज़्यादा खाली लग रहा था मेरे टेस्ट के हिसाब से। और लोगों का अलग टेस्ट हो सकता है, कुछ लोग बिल्कुल ही बैजिंग पसंद नहीं करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ग्लॉस्टर की बैजिंग भी लगा कर देखी और मुझे लगा कि ग्लॉस्टर की बैजिंग के साथ ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसके अलावा ये पूरा ही खाली था। हालांकि मुझे ग्लॉस्टर की दूर दूर स्प्रेड बैजिंग पसंद नहीं है, अगर वो पास लिखा होता और थोड़ा और छोटा तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था और खाली मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने ग्लॉस्टर की बैजिंग यहाँ पर लगने दी। तो चलिए अब कंप्लीटेड गाड़ी का वॉक थ्रू लेते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। गाड़ी की डिलीवरी होते ही मैं इसको जेट स्प्रे वॉश मशीन वॉश के लिए लेके चला गया था। सर्विस सेंटर वालों को मैंने मना कर दिया था कि इस गाड़ी को उन्हें वॉश नहीं करना है या साफ़ नहीं करना है बाहर से, क्योंकि उनके पास स्प्रे वॉश नहीं था। वो इसको कपड़े से साफ़ करके सिर्फ पोंछते तो उससे गाड़ी पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। ज़्यादातर काली गाड़ियों पे वो ज़्यादा दिखते हैं। तो गाड़ी को वॉश करने के बाद मैंने देखा इस पर कई जगह छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस थे, जो मैंने सर्विस सेंटर वालों को भेजे और फिर उन्होंने मुझे बोला कि वापस लाने के लिए गाड़ी को बोला है और बाद में मैं इसे वापस लेके जाऊंगा। वो इसको पूरी गाड़ी को पॉलिश करके देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीटेड पार्ट है, ग्लॉस्टर की बैजिंग है, इंटरनेट इनसाइड और 4 व्हील ड्राइव हटा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल गेट पर छोटे छोटे मार्क्स दिख रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के, ये उसी ट्रक का पेंट है। ये टेल लाइट रीयूज़ हुई है, तो आप यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं ये मार्क और ये मार्क, ये दोनों उसी ट्रक के पेंट हैं। पास से देखिए। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है स्क्रैच करने से चला जाएगा, पर अभी मैंने इसको किया नहीं है। उसी तरह से ये वाला पार्ट जो क्रोम गार्निश है एमजी के नीचे और एमजी का लोगो, ये दोनों रीयूज़ हुआ है। एमजी के लोगो के नीचे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं कोलिजन के, बहुत छोटे स्क्रैचेस, क्योंकि ये भी रीयूज़ किया है तो बहुत छोटे छोटे स्क्रैचेस रह गए हैं, दिखता नहीं है, तो मैं सोचा कि इसको यूज़ करते हैं। साथ ही ये जो प्लास्टिक बम्पर है विंडशील्ड के नीचे, ये भी रीयूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं, वो भी रीयूज्ड है। वो पेंट है उस पर अगर मैं पास से देखूँगा तो डस्ट मार्क्स पड़े हुए हैं पेंट के, जो उनको पॉलिश करके स्क्रैच हटा के देने हैं। अब ये नीचे के पार्ट देख सकते हैं, ये चेंज हुआ है, ये क्रोम गार्निश, ग्लॉस्टर बैज, ये रियर गार्ड, ये इस साइड का फेक एग्जॉस्ट, शाइनी बम्पर, ये सभी कुछ चेंज हुआ है। ये वाला प्लास्टिक और ये 2 सेंसर्स, ये और ये सेंसर्स भी चेंज हुए हैं इस गाड़ी में, बाकी सब वही पुराना रीयूज़ हुआ है। ये वाला ये एक्सेसरी है और ये भी एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी रीयूज़ हुई है। ये कॉर्नर गार्ड रीयूज़ हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं टेप हल्का सा नज़र आ रहा है, इससे पता चलता है ये टेप हटा के दोबारा लगाया गया है। यहाँ तक इस लाइन के पीछे वाला पूरा बम्पर चेंज हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था। तो चलिए अब रियर डोर खोल के देखते हैं अंदर कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए हैं या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लास्टिक पार्ट रीयूज़ हुआ है इस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बेंड नहीं है, एकदम सीधा ब्रांड न्यू रियर डोर है। और नीचे की तरफ जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा था रबर ट्रिम के पीछे डैमेज था यहाँ पर, बट अब ये कम्प्लीटली बन चुका है पूरा। ये रियर शाइनी बम्पर, उसके ऊपर का फॉग लैम्प, ये दोनों चेंज हुए हैं। हालांकि ये रियर गार्ड लगाने के बाद वो फॉग लैम्प नज़र नहीं आता। यहाँ पर भी आप देखें अगर तो छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं। ये डैमेज्ड जब हो चुका था उस समय डोर फोर्सफुली बंद करने की वजह से छोटे छोटे स्क्रैचेस आप यहाँ देख सकते हैं। वो स्क्रैचेस आपको डोर के क्लोज़र में भी दिखाई देंगे, यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, वो भी इसी वजह से हुए थे। जब डैमेज डोर था तो थोड़ा टाइट बंद होता था, पर अब पर इतना बड़ा डैमेज नहीं है, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये रीयूज़ हुआ है। तो ओवरऑल मैं एमजी की बिल्ड क्वालिटी से, सर्विस एक्सपीरियंस से, रिपेयर प्रोसेस से काफ़ी खुश हूँ। बट जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो है इसकी पार्ट्स की प्राइसिंग। कुछ पार्ट्स की प्राइसिंग तो अनएक्सप्लेन्ड लेवल पे हाई है, कुछ ज़्यादा ही हाई है।
जिसका कोई रीज़न ही नहीं, जिसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने बताया था, गाड़ी की डिलीवरी होते ही मैं सबसे पहले उसको वॉश के लिए लेके गया और वहाँ मैंने गाड़ी को वॉश कराया। वॉश कराने के बाद मैंने देखा कि इस पर कई जगह स्क्रैचेस के मार्क हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर प्लेट के नीचे इस हिस्से में ये वो हिस्सा है प्लास्टिक का जिस पे पेंट हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं। कई बार जब आप साफ़ जगह पर पेंट नहीं करते हैं, जहाँ पेंट करते हैं वहाँ डस्ट होता है, तो वो डस्ट पेंट के नीचे बैठ जाता है। अब इसको पॉलिश करके थोड़ा सा हटाना पड़ता है। तो और अंदर के प्लास्टिक पार्ट्स में भी 2-4 जगह स्क्रैचेस हैं। जब मैंने ये अपने सर्विस एडवाइज़र को भेजा तो उन्होंने मुझे तुरंत प्रॉमिस किया कि ये कर देंगे पॉलिश, आप गाड़ी किसी भी दिन ले आइए। पर अब वो हो नहीं पाया अभी तक, क्योंकि तब से लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के बाद जाके मुझे करवाना है। तो दोस्तों, अगर टाइमलाइन की बात करें तो 24 फरवरी को इसका एक्सीडेंट हुआ था और 12 अप्रैल को मुझे गाड़ी की डिलीवरी मिली है और इंश्योरेंस का पैसा आया है इसका 27 अप्रैल को। तो डिलीवरी में लगभग 1.5 महीने और इंश्योरेंस का पैसा आने में करीब 2 महीने लगे हैं इस गाड़ी के साथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ विंडशील्ड के पीछे मैंने 2 कैमरे लगाए हैं, दोनों आगे की तरफ फेसिंग है। उसके अलावा अंदर भी कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जैसे कि ये पावर मैजिक प्रो। ये डैश कैम को पावर करता है जब गाड़ी स्विच ऑफ होती है बैटरी से, और ये बैटरी को प्रोटेक्ट भी करता है, वोल्टेज प्रोटेक्शन और टाइम प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है। और ये डोर ट्रिम प्रोटेक्टर है, जब गाड़ी का दरवाज़ा कभी आप खोलते हैं दीवार से टच हो जाता है तो इससे प्रोटेक्ट करेगा पूरे दरवाजे को एंड टू एंड। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल माउंटेड ऑन मोबाइल माउंट विद अ शेड। इस शेड की वजह से फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। इसका डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। प्लस आप लेफ़्ट हैंड साइड में ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअल गाड़ी के पैरामीटर्स दिखा रहा है, कितना फ्यूल बचा हुआ है गाड़ी में, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, करंट स्पीड क्या है। ये सारा डेटा गाड़ी के OBD अडाप्टर से आ रहा है ब्लूटूथ के थ्रू। ये फैराडे सिग्नल ब्लॉकर कार की केस है, बहुत ही स्टाइलिश है। इसका भी डिटेल मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने अपनी गाड़ी में कौन कौन सी वो एक्सेसरीज़ लगाई हैं जो MG से नहीं मिलती। कुछ मैंने खुद ख़रीदी हैं, खुद बनाई हैं और खुद लगाई हैं। तो जैसे कि फ़ोन माउंट, डैश कैम, रियर डैश कैम, इनर एंड आउटर डैश कैम, इंटरनेट कनेक्टेड डैश कैम, जो कि आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं अपनी गाड़ी को जबकि वो पार्किंग में लगी हुई है तब भी। बैटरी प्रोटेक्टर, बैटरी से कैसे आप चलाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, हार्डवेयर कैसे करेंगे, फ्यूज़ बॉक्स इसका ग्लॉस्टर का किधर है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।